So children, before starting support for socialism, मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक रिव्यू कर लें कि अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. अब सबसे पहले हम लोग आते हैं लिबरल्स पे. लिबरल्स क्या सपोर्ट करते थे? लिबरल सपोर्ट करते थे कि एक रिलीजियस टॉलरेंट गवर्नमेंट बने, कोई भी रिलीजियस इनटॉलरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना बने जो किसी को डिस्क्रिमिनेट करती हो या किसी के फेवर में डिसीजन लेती हो. लिबरल्स क्या अपोज करते थे? अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स. मतलब उनके पास अनकंट्रोल्ड पावर थी, वो जो चाहते थे कर सकते थे. एक ही इंसान के पास बहुत सारी पावर होती थी और वो चाहते थे कि सेफगार्ड करे राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सेफगार्ड करा जाए, उनको सेफ करा जाए. एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने. दिस पॉइंट इन लिबरल्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वो चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने. मतलब जिनको वो रिप्रेजेंट करें उसी की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, जिनको वो वोट डाले वही रिप्रेजेंटेटिव्स की. देन जो जुडिशरी हो, एक वेल ट्रेन जुडिशरी हो जो इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस लेने में, लॉज को इंटरप्रेट करने में, और रूलर्स और ऑफिशियल्स का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो. पर ये लिबरल्स क्या डेमोक्रेटिक थे? नहीं, दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. वाई? बिकॉज वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे और हर सिटीजन का इक्वल वोट नहीं मानते थे. और वो दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट दी वोट फॉर वुमेन का भी वोट नहीं चाहते थे. पर अगर हम आए रेडिकल्स के उसमें, रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि उसी की गवर्नमेंट बने जिसकी मेजॉरिटी है. पर वो सपोर्ट करते थे वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स, मतलब राइट टू वोट टू वुमेन, फॉर वुमेन बाय दी वुमेन, सॉरी. तो वो चाहते थे, वो इनको सपोर्ट करते थे. पर जो लिबरल्स थे वो अपोज करते थे लैंड ओनर्स का, बहुत ज़्यादा वेल्दी ओनर्स को वो अपोज करते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और पावर है. दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सटेंसिव existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो अगेंस्ट नहीं थे, पर वो इसके अगेंस्ट थे कि जो पावर और जो पैसा है वो सिर्फ थोड़ों के हाथ में है, मतलब बहुत कम लोगों के हाथ में है. सो हम अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्टिंग्विश करें लिबरल्स और रेडिकल्स में, तो वो चाहते थे, लिबरल्स चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने. जो रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जिसकी मेजॉरिटी हो उसी की गवर्नमेंट बने. फिर हम आते हैं राइट टू वोट पर. राइट टू वोट के 2 पॉइंट्स हैं. एक है कि वुमेन वाला, कि दे वर अगेंस्ट, दे डिड नॉट वांट वुमेन टू वोट एंड दे सपोर्टेड सफ्रेगेट मूवमेंट्स. फिर थर्ड पॉइंट आता है कि वो उनके भी खिलाफ नहीं थे. जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि जो मेन हैं उनके पास भी राइट टू वोट हो, जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है. पर जो लिबरल्स थे वो ये नहीं चाहते थे. देन कमिंग टू कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स तो दोनों को ही अपोज करते थे. पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनको ये समझ में आ गया था कि जो चेंज है वो तो होना ही होना है, वो पर पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना है उन्हें. और 19th सेंचुरी में वो ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे. पर वो चाहते थे जो चेंजेस हो बहुत धीरे प्रोसेस पर हो. नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. अब न्यू सिटीज़ बन रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था. 19th सेंचुरी तो माना ही जाता है स्टार्ट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. रेलवेज एक्सपैंड हो रहे थे, फैक्ट्रीज बन रही थी, मास प्रोड्यूस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. वर्क आवर्स बहुत, अगर हम पूछें कि व्हाट वाज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या कोई और इसी पे ऐसा ही बेस्ड क्वेश्चन, तो उसका आंसर होगा
कि वर्क आवर्स वर लॉन्ग, वेजेस वर पुअर, मतलब जो काम करने का टाइम था वो बहुत लंबा होता था पर सैलरी बहुत कम मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत वाइड स्प्रेड था, मतलब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, कॉमन थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जब तक ये तो बहुत कॉमन थी जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इतनी थी नहीं। हाउसिंग और सैनिटेशन के भी बहुत प्रॉब्लम थे क्योंकि जो टाउन्स थे उधर ज़्यादा लोग माइग्रेट होते जा रहे थे और जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो बढ़ती जा रही थी। और लिबरल्स और रैडिकल्स इन चीज़ों का सल्यूशन ढूंढने में लग गए थे। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो मेनली वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती थी बल्कि इंडिविजुअल्स ओन करते थे। लिबरल्स एंड रैडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। वो खुद ही प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी भी देखी कि इसमें सबका भला कैसे करा जाए। दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क प्लेस इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। उनको लगा कि वर्कफोर्स से इकोनॉमी बने और सिटीजन्स को एजुकेट करा जाए और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। Now, if the freedoms of the individuals were ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. अब उनको लगता था कि मतलब इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी या फ्रीडम उनको अगर हम लोग प्रोवाइड कर सकें इस चीज़ का और पुअर मेहनत कर सकें, जो जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकें, तो सोसाइटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप होएंगी। Now many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. Early 19th century में वो जितने भी वर्कर्स थे men and women वो इन लोग के साथ ही घूमते थे, मतलब उनके साथ they used to rally। मतलब अगर कोई रैली या वो अपना वो निकाल लें तो सारे वो लोग ज्वाइन करते थे। अब जो कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रैडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। अब ये जो लोग थे, जो ग्रुप्स थे, वो चाहते थे कि रेवोल्यूशन से इन टाइप्स की मोनार्क और जो जिनके पास पावर हो, मतलब दे वांटेड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो वो चाहते थे कि ऐसी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्क रूल या डायनेस्टिक रूल वाली गवर्नमेंट्स को एंड कर दिया जाए रेवोल्यूशंस के थ्रू। नाउ फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, ये रेवोल्यूशनरीज they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs। अब वो रेवोल्यूशनरी कंट्रीज़ बन गई थी और वो चाहती थी कि मोनार्क्स को हटा दिया जाए। Now nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. Now after 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writings. तो यू कैन सी नेशनलिस्ट्स की फीलिंग्स भी कैसे आ रही थी। अब हम करेंगे सोशलिज़म की, सोशलिज़म यूरोप में कैसे आया। एंड वी नो द सम सोशलिस्ट पीपल लाइक कार्ल मार्क्स। नाउ कमिंग टू रिविजन ऑफ दिस। ना जो सोशलिस्ट थे वो क्यों मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही रूट कॉज है पॉवर्टी का या सारे सोशल इल्स का? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स थे वो प्रॉपर्टी ओन करते तो थे, उनको प्रॉफिट भी होता था, पर वो अपने पर्सनल गेन को ज़्यादा महत्व देते थे बजाय जिन्होंने काम करा है, मतलब लाइक वर्कर्स। सो इफ़ अ सोसाइटी एज अ whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest। तो अगर सोसाइटी ही मिल के एक प्रॉपर्टी को ओन करेगी तो अटेंशन सोशल इंटरेस्ट में ज़्यादा दी जाएगी।
सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट. सोशलिस्ट ये चेंज चाहते थे. अब जो सोशलिस्ट हैं उनके डिफरेंट विजन्स हैं, मतलब उनका डिफरेंट देखना था फ्यूचर के लिए. कुछ चाहते थे कि कोऑपरेटिव्स बने. रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी. उन्होंने एक अपनी कम्युनिटी, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की सोची जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए. अदर socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. मतलब एक ही इंसान एक वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव नहीं बना सकता है. और वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इनकरेज करें कोऑपरेटिव्स को. और कोऑपरेटिव ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? आपका सोशल इंटरेस्ट पर, सोशल गेन पर, सोशल प्रॉफिट पर. फ्रांस में, अब जैसे यूएसए का रॉबर्ट ओवन हो गया, तो फ्रांस में एक लुइस ब्लैंक था जो चाहता था कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कॉरपोरेटिव्स को और रिप्लेस करें कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस. मैंने ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा भी है. व्हाट डू यू मीन बाय अ कैपिटलिस्ट? सो दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स together and divided the profits according to the work done by members. अब ये कोऑपरेटिव वो ऐसी एसोसिएशन थी जहाँ पे लोग मिलके प्रोडक्ट्स बनाते थे और जो उनको बेचने से उनको फ़ायदा होता था वो भी काम, जिसने जितना काम करा मतलब उस हिसाब से पैसे या प्रॉफिट डिवाइड होता था. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच इंगल्स एडेड अदर आइडियाज़ टू द बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. मार्क्स ने अब एक argued that industrial society was capitalist. जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी अभी हमने देखा था कि वो ज़्यादा लोग वही ओन करते थे, लिबरल्स या रैडिकल्स वही ओन करते थे. तो चाहे वो भी चाहते थे, पर जो उनका कहना था कि जो कोऑपरेटिव्स हो वो ज़्यादा सोशल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे. तो मार्क्स ने आर्ग्यू करा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट हैं और कैपिटलिस्ट ओन्ड दी कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स. मतलब कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज तो ओन करते थे पर उनका सारा प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूस कौन करता था? वहाँ के वर्कर्स, पर उनको इतना हिस्सा मिलता नहीं था. और कंडीशन वर्कर्स की तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती थी जब तक प्रॉफिट कैपिटलिस्ट लेते रहे. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब वर्कर्स को ओवरथ्रो करना पड़ेगा कैपिटलिज्म को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी. मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड. अब वो बिलीव करते थे कि वर्कर्स जो हैं वहाँ के वो एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाए जहाँ पे हर प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड थी, ना कि किसी एक के पास. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रियम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट. अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर के लिए. नाउ coming to support for socialism. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body named the Second International. Now this is important कि 1870 में जो सोशलिस्ट के आइडिया थे वो स्प्रेड हो रहे थे और इनको एफर्ट्स में लाने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल. Now workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. अब कहाँ के वर्कर्स लड़ रहे थे कि ये ऐसी एसोसिएशंस बनाई जाएं जिससे वर्कर्स की जो कंडीशंस हैं वो बेहतर हों. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote. अब
जो एसोसिएशंस बन रही थी वो फंड्स लाती थी जिससे मेंबर्स को हेल्प करा जा सके इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब टेंशन्स के टाइम पे, और डिमांड करे वो रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। अभी हमने स्टार्ट होने से पहले पढ़ा था, मतलब जब हमने ये स्टार्ट करा था तब हमने ये देखा था कि जो कंडीशंस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने से, वर्क आवर्स ओवर हियर, वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। सो इससे लड़ने के लिए तो वो डिमांड करते थे कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो जाए, और राइट टू वोट। अभी भी हमने देखा था कि वुमेन और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास राइट टू वोट भी नहीं था, तो वो डिमांड करते थे रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट राइट टू वोट। In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped in win parliamentary seats. अब जर्मनी में ये एसोसिएशंस बहुत पास काम करते थे किसके, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के, और उसको हेल्प करते थे कि वो पार्लियामेंट्री सीट्स जीत पाए। कौन सी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड SPD। By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. अब 1905 में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने यूनियंस बनाए, ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे उन्होंने लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। कब, in 1905। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। पर 1914 तक भी सोशलिस्ट कभी सक्सीड नहीं हो पाए कि वो गवर्नमेंट बना सके यूरोप में। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals and radicals। अब हम देख सकते हैं कि सोसाइटी जो थी यूरोप की वो कितने हिस्सों में बट चुकी थी, लाइक कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, सोशलिस्ट। सो सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, मेनली फॉर द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए गवर्नमेंट में। सो हमने देखा कि 1905 में तो उसने 2 पार्टीज़ बनाई, पर वो 1914 तक कभी वो जीत नहीं पाई कि अपनी गवर्नमेंट बना लें। रिप्रेजेंट तो करी जा रही थी वो बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन में तो वो कुछ चेंज या शेप ला रहे थे, बट जो गवर्नमेंट्स थी वो कौन ही चला रहा था, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स ही मोस्टली। नाउ दिस पेंटिंग you can see it is of Paris Commune of 1871. This painting of Paris Commune of 1871 portrays a scene from the popular uprising between March and May 1871. This was a period when the town council commune ऑफ पेरिस वॉज टेकन ओवर बाय पीपल्स गवर्नमेंट। अब ये उस टाइम की है जब जो टाउन काउंसिल था या कम्यून था पेरिस का, वो किसने ले लिया था, पीपल्स गवर्नमेंट ने। और पीपल्स गवर्नमेंट में थे कौन कौन, वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स, political activists and others. The uprising emerged a background of growing discontent against the policies of the French state. The Paris Commune was ultimately crushed by the government troops, but it was celebrated by socialists. अब ये जो अपराइजिंग थी उसको तो दबा दिया था गवर्नमेंट ने, पर ये चीज़ सेलिब्रेट करी जाती थी सोशलिस्ट से एज अ प्रिल्यूड टू अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। उनको लगता था कि ये एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, तो इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते थे।
द पेरिस कम्यून इज़ पॉपुलरली रिमेंबर्ड फॉर 2 इम्पॉर्टेंट लेगेसीज। अब जो पेरिस कम्यून है उसको 2 चीज़ों के लिए रिमेंबर करा जाता है, याद करा जाता है। वन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द वर्कर्स रेड फ्लैग, दैट वाज द फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कम्यूनिस्ट revolutionaries in Paris. 2 for the Marseillaise, originally written as a war song in 1792. It became a symbol of the commune and the struggle for liberty. ये हम लोग ने करा भी है in the French Revolution. So you can see French Revolution कैसे एक बहुत बड़ा influence था for all Europe and the world. We will do till here only. I have revised all this before starting the Russian Revolution. क्योंकि आपके फिर मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन दी ग्रुप। कहीं पे भी डाउट लगे तो यू कैन आस्क, और जितना आप प्रिसाइज पूछोगे कि आप जितना, जैसे इस लाइन में क्या बोला गया है या ये क्या है, तो उतना ही मैं अच्छे से बता भी पाऊँगी आप लोग को। तो प्लीज़ डू टिल हेयर बिफोर स्टार्टिंग द रशियन रेवोल्यूशन।